नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरासी। और अब खबरें विस्तार से। अब हम सीधे आपके लिए चलते हैं कि चमोली की खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ कल हुआ उसके साक्षी हम सब रहे कि किस तरीके से ग्लेशियर, आपको बता दें कि वहां पर टूटा है चमोली में। और उसके बाद आपदा में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे 2 शव मिले हैं। ग्लेशियर आपदा में 153 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन की सुरंग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चमोली जिले में प्लांट बांध घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये अभी बता दें आपको, इस वक्त अहम जानकारियां जो हमको मिल रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ग्लेशियर आपदा में 153 लोगों से ज्यादा लोगों के दबे होने की उम्मीद जताई जा रही है और लगातार काम चल रहा है। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। और आपको बता दें कि जो सुरंग है उसको लगातार खोदा जा रहा है ताकि जो मलबा फंस गया है जा करके सुरंग में उसको हटाया जा सके और जो तमाम लोग जो पीछे उसके दब गए हैं उनको निकाला जा सके। स्निफिंग डॉग्स की मदद ली गई है, यानी कि वो कुत्ते जो सूंघ करके बताएंगे कि मलबे के नीचे क्या कोई शव दबा हुआ है या नहीं, या कोई शख्स है जो उसके नीचे दबा हुआ है कि नहीं। कुत्तों की मदद से वहां पर उस जगह को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद वहां पर भी लगातार काम चल रहा है रेस्क्यू का। तपोवन की सुरंग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चमोली ग्लेशियर आपदा में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अब देखिए आंकड़ा जो था मृतकों का वो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले 14 हुआ, 15 हुआ, अब 17 का आंकड़ा आ रहा है। क्या ताजा जानकारी आपके पास इस पर? देखिए, जो मृतक हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है और अभी इस तरीके के हालात हैं उसमें अभी ये संख्या और बढ़ेगी, 17 से कहीं ज्यादा जाएगी। और जो बड़ी टनल है उसमें 35 से 40 लोग अभी फंसे हुए हैं और वहां तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि जो मलबा है वो तकरीबन 150 से 200 मीटर का एक स्पैन है। और टनल तक पहुंचने से पहले वहां पर उसमें बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में मलबा फंसा हुआ है और वहां उसको पार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ये बात कही है कि किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि उस मलबे को पार करके कैसे टनल तक पहुंचा जा सके। इसके लिए एनडीआरएफ से बात की जा रही है कि क्या उस मलबे को सुखाने की कोई टेक्निक हो सकती है या तेजी के साथ हटा करके उसमें रास्ता बना करके वहां पहुंच मार्ग बनाने की टेक्निक तेजी के साथ जिस पर काम हो सके। क्योंकि एक अभी गीला मलबा है, करीब दलदल की स्थिति है, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि वो देख रहे हैं कि कैसे उसको सुखा करके क्या तब हटाया जा सकता हो ताकि पहुंच आसान हो। यानी अगर हम वर्तमान हालात को देखते हैं इसे सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के और सरकार के प्रयासों को, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलेगा और इसमें अभी जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि लंबे समय अगर दलदल में फंसे रह करके जीवित रहने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि सब लोग जितने ज्यादा से ज्यादा जीवित हो सकें वो बच करके निकल जाएं, लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। फाइन, देखिए आप खुद हरिद्वार में, आप देहरादून में इस वक्त मौजूद है और हरिद्वार में भी जल्द ही वहां पर कुंभ होने वाला है। उसके मद्देनजर भी तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही थी। अब क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है इसके लिए तमाम इस वक्त ये तैयारियां देखी जा रही हैं किस तरीके से जो जल प्रवाह है उसको एक साथ किया जाए ताकि वहां पर जो नदी का स्तर है, जो उसका जल स्तर है वो ना बढ़े, कोई खतरा ना हो। और कुंभ को लेकर के क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि इस वक्त वहां पे लोगों की आवाजाही, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि हर की पौड़ी के आसपास के भी वहां पे जो लोग मौजूद रहते हैं, तमाम पंडित मौजूद रहते हैं, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है। देखिए, सबको नदी किनारे से हटा दिया गया था, अलकनंदा किनारे से हटा दिया गया था और गंगा किनारे से सबको हटा दिया गया था ताकि ये सारे जो काम अंजाम दे दिए गए थे सुरक्षा के मद्देनजर। और जहाँ तक बात है कुंभ की तैयारियों की, तो तैयारियों के जो निर्माण कार्य थे घाटों के किनारे के घाट वाले, उनको रोक दिया गया था। लेकिन खतरा उस तरीके का नहीं है क्योंकि जो पानी था इस ग्लेशियर होने के बाद में वो तो तबाही का मंजर था। जहाँ पर ये घटना घटी तपोवन और रैणी गांव का और ये जोशीमठ के आसपास में, वहां के बाद नीचे जो मलबा आया है, पानी आया है बहुत तेजी के साथ बहाव, जिस तरीके की कल पूरी तस्वीरें थी
उसका असर श्रीनगर के नीचे को उस तरीके से नहीं है, क्योंकि फिर नदी का स्थान भी चौड़ा हो जाता है और फिर वो लंबी दूरी है, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि पानी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं था कि जो रैणी गांव से या तपोवन से हरिद्वार तक को उतनी क्षमता में अपना बहाव को, वेग को बना के रख पाता, क्योंकि बीच में फिर डैम भी है, फिर श्रीनगर का बड़ा डैम है, वहां पर तो उस पानी को रोकने की व्यवस्था की गई थी, तो वहां पर रोका गया श्रीनगर डैम में। तो लिहाजा हरिद्वार तक उसका उस तरीके से नकारात्मक प्रभाव नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। ऋषिकेश में भी खतरे की कोई बात नहीं, ऊपर चढ़े देवप्रयाग श्रीनगर, खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन एहतियातन जिस तरीके की कल इस तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं थी, जैसे ये घटना घटी उसके बाद में एहतियातन जो कदम उठाए जाते हैं सुरक्षा के मद्देनजर, वो तमाम उठाए गए, कहीं किसी तरीके की चूक ना हो। 4 जिलों में रेड अलर्ट है और नदी किनारों के, गंगा किनारों के आसपास जाने की अभी भी मनाही गई, क्योंकि खतरे के मद्देनजर वो एहतियात बढ़ती जा रही है। कुंभ की तैयारियां जो है वो अभी जो गंगा किनारे की घाट की तैयारियां हैं वो स्थगित की गई थी, वो एक तरीके से होल्ड की गई थी कल की घटना के बाद में, और अभी वो होल्ड पर है। उसको आगे की किस तरीके का अभी पूरी रिपोर्ट आने के बाद में, यानी जो एक प्रक्रिया होती है सरकार की, उसके तहत और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत फिर उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हालांकि जो हरिद्वार कुंभ के काम है वो लगभग पूरे हैं, लेकिन एक फाइनल टच देने की बात रहती है। जो किसी भी आयोजन से पहले अगर सामान्य भी आयोजन देखते हैं तो एक फाइनल टच दिया जाता है। तो महाकुंभ है, उसकी तैयारियां भी महाकुंभ के मद्देनजर बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, तो लिहाजा वो फाइनल टच है और खतरे की कोई बात नहीं है, ना ही पैनिक होने की जरूरत है। पानी का जो बहाव था, उसका जो वेग था, वो वहीं ऊपर के चमोली तक ही आकर के धीमी गति से हो गया, और अभी जो गंगा है वो नॉर्मल एक तरीके से जो बहाव है रूटीन का, वो बहाव चल रहा है। थोड़ा पानी जरूर बढ़ा था ऊपर के हिस्से में, लेकिन गंगा हरिद्वार तक आते, ऋषिकेश तक आते नॉर्मल अपने स्वरूप में है, जो सामान्य स्वरूप है। जी, आप लगातार हमारे पास जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या स्थितियां वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से। देखिए फाइन, बहुत ज्यादा दिक्कतों से सामना हुआ होगा तमाम वहां पर टीमों का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो वहां पे मौजूद है, क्योंकि मिट्टी और पानी जब मिलते हैं तो जाहिर है कि फिसलन भी बहुत होती है। ऐसे में एक चुनौती भरा काम है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना। फाइन, बिल्कुल। जो देखिए, जो मलबा है वो पथरीले के साथ साथ दलदली वाला स्थिति है उसमें, क्योंकि जो अगर हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो शिवालिक रेंज है, फिर हिमालयी रेंज है, तो ये उभरता हुआ पहाड़ है, पर्वतीय सैंडी रॉक है, और सैंडी रॉक में होता ये कि जब बरसात का पानी या नदी का पानी जब उसमें मिलता है तो वो एक दलदलापन सा बन जाता है उसमें, और जैसे आपने कहा कि एक चिकनाहट भरी होती है, तो वो मलबा उसी तरीके का देखने को मिल रहा है, और इसलिए उसमें दलदल जैसा स्वरूप आ रहा है। क्योंकि अगर हार्ड रॉक होती है और हार्ड मलबा होता है तो उसमें दलदल का स्वरूप नहीं आता है। दलदल का स्वरूप तभी आता है जब उसमें चिकनाहट होती है और मड उस तरीके का बनता है, और यही एक बड़ी वजह बन रही है उसको हटाने की भी, उसको पार पाने की भी। क्योंकि अगर सख्त हो मलबा तो उसके ऊपर चढ़ करके जाया जा सकता है, कहीं धसाव हो सकता है 2-4 फुट का, 2-4 मीटर का, लेकिन दलदल जैसी स्थिति बन जाती है, और वो भी 20-30 फुट की अगर दलदल हो तो उसको फिर पार पाना थोड़ा मुश्किल होता है, चुनौती भरा होता है, और पार पाना भी है क्योंकि वो फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालना है, उनका रेस्क्यू करना है। तो लिहाजा ये चुनौती अभी रेस्क्यू टीम के साथ में है। डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल दोनों कैंप किए हुए, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं, वो कल से ही वहां पर कैंप किए हुए हैं मौके पर, और डीजीपी अशोक कुमार भी मौके पर हैं। बाकी प्रशासनिक जो अफसर हैं, अमला है, वो भी जुटा हुआ है, और दूसरे जिलों के प्रशासनिक अफसरों की ड्यूटी भी वहां पर लगाई गई है, मौके पर लगाई गई है, ताकि जो रेस्क्यू के अलावा दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू हो सके। तो इस तरीके से कहें कि सरकार ने गंभीरता के साथ इस सारे घटनाक्रम के बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो राहत देने की बात है, या फिर जो टीम उनको लगाने की बात है, उसको लेकर के गंभीरता दिखाई है। लेकिन जो प्राकृतिक चुनौती है वो जरूर रेस्क्यू टीमों के सामने है, और उससे पार पाना की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि प्राकृतिक चुनौतियां सामने हैं, उनसे दो चार होना पड़ रहा है, बेहद सही बात आप कह रहे हैं कि लगातार देखिए, क्योंकि टनल जो वहां पर है, जो अब एक की जो टनल पे काम हो रहा था, और साथ ही साथ मैं कई सारी चीज़ों के ऊपर सारा देख रही थी कि क्यों हुआ ये,
क्या इसके पीछे की वजह रही है? ये जो आपदा आई है पहले 2013 में केदारनाथ में और उसके बाद अब एक बार फिर से, तो इसके लिए जो कुल मिला करके जो वजह निकल करके सामने आ रही है उसका आकलन जो लगाया जा रहा है वो ये, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और वहां पर भी काम चल रहा था और उसकी वजह से बर्फ पिघली और बर्फ का वो जो पूरा पहाड़ था, एवलांच था, वो टूट करके गिर गया। कहीं ना कहीं आप इसको मानते हैं क्योंकि प्राकृतिक जो प्रकृति है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और उसकी वजह से ये प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं वही वजह है इसके पीछे की? देखिए, पर्यावरणीय नजरिए से एक सामान्य तौर पर तो ये बात कही जाती है कि प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ होगा, जाहिर सी बात है कि प्रकृति पर, उसका पर्यावरण पर एक नकारात्मक और विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा फिर वो जनता को, यानी इंसान को भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन और अगर हम इस घटना को जोड़ करके देखें तो अभी बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात नहीं आई है कि इस घटना का प्रमुख कारण क्या रहा है, वजह क्या है इसके पीछे। मोटे तौर पर ग्लेशियर का फटना है, लेकिन उसमें ये भी बात, अगर एक दूसरा पहलू भी देखते हैं कि अभी बर्फबारी हुई है परसों और लगातार ठंडा मौसम है और जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, झूला पुल हुए हैं, दूसरा एक वैली ब्रिज भी हुआ है क्षतिग्रस्त, तो उस ब्रिज के पार जो 17 गांव की आबादी है उनमें से 5-6 गांव ऐसे हैं जो पलायन करके सर्दियों में बर्फबारी और ज्यादा ठंड की वजह से। ठीक है, ठीक है फहीम, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। देखिए, आज 1973 में एक अभियान चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। वहां पर एक महिला ने तमाम अन्य महिलाओं के साथ मिल करके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, पेड़ ना काटे जाएं, इसको लेकर के ये एक आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन काफी समय तक चला और उसके बाद जो उस वक्त की तत्कालीन सरकार थी उसको पीछे हटना पड़ गया था और जो वहां पे पेड़ काटने की प्रक्रिया चल रही थी, तमाम पेड़ों को, जंगलों को काटा जाता, उसको रोकना पड़ गया था। और अब देखिए वही गांव एक बार फिर से ये जो आपदा हुई है उसमें शामिल है, क्योंकि जब आप पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसी आपदाएं आना बेहद लाजमी है। बिल्कुल, देखिए, चिपको आंदोलन, गौरा देवी चिपको आंदोलन की प्रणेता और महिलाओं का ही ये प्रमुख तौर पर आंदोलन था और महिलाओं ने जब पेड़ों से चिपक गई थी वो कि पेड़ नहीं काटने देंगे, जंगल नहीं काटने देंगे, तो ये आंदोलन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और जो बात आपने कही बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण से छेड़छाड़ ना हो, ये उसी का स्वरूप था कि पर्यावरण या जंगलों से जो जंगल से जो प्रेम है, जंगल से जो जीवन है, उससे जोड़ते हुए इसका संदेश देने की कोशिश, और वो आज भी बना हुआ है। अगर हम उत्तराखंड में देखते हैं तो पर्वतीय उत्तराखंड में तकरीबन 71% जंगलात का हिस्सा है। हालांकि उस पर आच्छादित वन कम हो रहा है, लेकिन जंगलात का हिस्सा 71% है, यानी 29% पर ही आबादी है। फिर दूसरी चीजें हैं, पानी भी है, यानी एक तरीके से देखें जंगलात बहुत है। तो वन के प्रति, जंगलों के प्रति, प्रकृति के प्रति उत्तराखंड का बेहद लगाव है, मन से लगाव है और जीवन प्रकृति से ही है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश थी और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं छेड़छाड़ का खामियाजा तो भुगतना पड़ता ही है। अब जिस तरीके से छेड़छाड़ पर्यावरण से है, उसका एक असर हो सकता है। जी फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम हमारे संवाददाता, तमाम मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वापस चलेंगे, हरिद्वार हम जाएंगे और सुमित सैनी से हम बातचीत कर लेंगे। सुमित, आप क्योंकि हरिद्वार में मौजूद हैं, तकरीबन 1 महीने का समय बचा है कुंभ मेले को लेकर के भी तमाम तैयारियां जोरों शोरों से वहां पे चल रही थी। इस वक्त क्या ताजा हालात आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये भी खबरें आई हैं, जितना मैं अभी तक सुबह से जानकारी एकत्रित कर पाई हूं वो ये कि हर की पौड़ी के आसपास के इलाकों से भी वहां पे लोगों को हटा दिया गया है। वहां से भी तमाम हर की पौड़ी से जो लोग वहां पे मौजूद थे उनको हटने के लिए तमाम निर्देश दे दिए गए हैं। सुमित, क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल, अभी हरिद्वार की जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि अगर जल स्तर की बात करें तो भीमकोटा बैराज पर भी जो जल स्तर है वो सामान्य स्थितियों में, सामान्य दिनों में रहता था, वो सामान्य दिनों से भी नीचे के स्तर पर जल स्तर है। हाँ, हालांकि कल जो इसको आपदा को लेकर कल यहाँ पर जो हर की पौड़ी पर जो गंगा की धारा थी, इस धारा को रोक दिया गया था। यहाँ से जो हर की पौड़ी पर तमाम जो स्नान करने वाले जो लोग थे उन लोगों को भी पाबंदी लगा दी गई थी। जो हर की पौड़ी पर जो शाम की गंगा आरती थी, गंगा आरती पर भी श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर 7 बजे के बाद में जो गंगा की धारा में जल को छोड़ा गया था, तो आज हम बैराज पे ही हैं इस वक्त। तो बैराज के भी जो गेट बंद कर दिए, अब गंगा की जलधारा को हर की पौड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो आने वाले श्रद्धालुओं को राहत भी मिल रही है। बिल्कुल
ठीक है सुमित सैनी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं चलती मेरे वरिष्ठ सहयोगी के पास, ब्रजेश जी हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, किस तरीके से आप वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर भी आप खुद यहां से गए हुए हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? पहले भी मैंने आपसे सवाल ही पूछा था कि क्या वहां पर जो चश्मदीद थे, क्या उन लोगों से कोई आपको मिला जिससे बातचीत हुई हो, पर्यटकों से मिला जिनसे बातचीत हुई हो, किस तरीके का माहौल है, क्या भाव है उनके मन में, क्या वापसी वो कर रहे हैं? ब्रजेश। देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक जल प्रलय आई, जिस तरीके से एक महाआपदा के तौर पर जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है ग्लेशियर पूरा पिघला, ग्लेशियर टूट करके आया और उसके बाद जोशीमठ से लेकर के जो है आसपास के तमाम इलाकों में एक भारी तबाही का मंजर था। सबसे बड़ी बात यह कि आप देखो, मैं आपको लगातार चूंकि जो नदियों के किनारे, क्या धौलगंगा और अलकनंदा नदियों के किनारे क्या कुछ मंजर है, मैं आपको वो दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, कल यही तस्वीर बेहद ही भयावह थी। सबसे बड़ी बात, जैसे वो जलजला आया वैसे इस नदी में एकदम प्रलय आ गई। इस तरह से लगा मान लो कोई जल प्रलय। कल जो तस्वीर हम सब लोगों ने देखी वो बेहद डराने वाली तस्वीर थी। आप देखिए, और आज ये नदी बिल्कुल शांत है। इसके साथ जो मलबा बह करके आया वो मलबा यहां पर जो है आकर के जम गया। और देखिए किस तरीके से इसने जब तेज रफ्तार पकड़ी थी तो किस तरीके से कटान की जो है। आप देखिए वो आप अगर यहां पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर, आप इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से मुख्य सड़कों से भी कटान, क्योंकि जो पेड़ थे वो तेज रफ्तार ने, जो किनारे पेड़ों ने जो ऊपर के रास्ते को रोक रखा था उनको काटना शुरू किया। और उसके बाद अब ऊपर से ये भूस्खलन हो रहा है, और जो भूस्खलन होता है तब बेहद खराब हालात होते हैं। यही वजह है कि हम लोगों ने देखा कि नदियों में किस तरह से मलबा जो स्लज लेकर के बह रही थी ये पूरी कल नदी, आज एकदम शांत तो हो चुकी है, लेकिन कटान इतनी जगह से किया है। आधे दर्जन से ज्यादा पुल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, 13 गांवों का संपर्क कट चुका है, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बराबर चल रहा है। जो सैलानी हैं उनमें दहशत का माहौल है, तो ज्यादातर सैलानी वापस इस वक्त लौट चुके हैं, और जो इक्का दुक्का बचे भी हैं वो वापस लौट रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हम लोग की बात हुई, उनका कहना था कि हम पूरी रात सो नहीं पाए, हम बेहद डरे हुए थे, हमें लग रहा था कि ये रात कैसे कटेगी और कैसे सुबह होते हम वापस लौट पाएंगे। तो कुछ इस तरह का नजारा इस पूरे जो है आसपास के जोशीमठ के आसपास के इलाके में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदियों का जो भी प्रकृति को समझता है वो जानता है कि ये शांत पड़ी नदी कब भयावह विकराल रूप लेकर के एक जल प्रलय में तब्दील हो जाए किसी को नहीं मालूम। और कल जो एक ऊपर से कुदरत ने जो एक आपदा बरसाई, उसके बाद तो ये लगने लगा था कि मानो 2013 की तस्वीर एक बार फिर से ताजा होने जा रही है। लेकिन ब्रजेश आपको यहाँ पे, ब्रजेश एक बार आपसे यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। देखिए 2013 ही नहीं, क्योंकि 2013 हाल ही में हुआ था केदारनाथ का, लेकिन मैंने एक जो सुबह से जानकारी मैं जुटा रही हूँ मैं आपको बता दूं, 3 अगस्त 2012 में हिमालय बादल फटने के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई थी। फिर 29 मार्च को 1999 चमोली भूकंप, वहां पर भी 100 से ज्यादा जाने गई थी। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप, जहां पर 768 लोगों की जान गई थी। और 18 अगस्त 1998 में मालपा भूस्खलन, पिथौरागढ़ जिले के में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा से जुड़ा मालपा गांव सुबह 3 बजे मलबे में दब गया था। और यहां पे भी आपको बता दें तकरीबन 255 लोगों की मौत। तो यानी कि ये लंबा एक सिलसिला चलता आ रहा है। और यहां पर समझने की जरूरत होगी कि देखिए जो ये देवभूमि कही जाती है, जिसको ये हमें भी समझना होगा, वजह क्या रही है उसको भी टटोलना होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मरे, कितने बचे, इसका आकलन हम कल से भी कर रहे हैं, लेकिन यह भी जरूरी कि इसकी वजह भी टटोली जाए, उसको रोका जाए। ब्रजेश। स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप एक बात को समझिए कि आखिर प्रकृति अपना प्रकोप कब दिखाती है। कुदरत का कहर इंसानों पर तब टूटता है जब आप प्रकृति पर अत्यधिक जो है अत्याचार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम इकोलॉजिस्ट, तमाम पर्यावरणविद उत्तराखंड की तमाम जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के लंबे समय तक न सिर्फ अनशन किया, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं यहां के अलग अलग नदियों पर संचालित है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न जाने कितनी बार मामले गए।
बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे, लेकिन उसके बाद फिर जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात ये जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट 2005 में शुरू हुआ था, लगातार विवादों में रहा। विवादों के पीछे वजह यही रही, इसी बात को लेकर के जो है सबसे ज्यादा नुकसान जो तपोवन या जो रेडी गांव हैं, यहाँ के ग्रामीणों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया कि ये गांव तबाह हो जाएंगे, यहाँ पर पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, लगातार पत्थरों को तोड़ा जा रहा, बड़ी बड़ी मशीनों से रात भर पहाड़ों का सीना चीर करके ये जल विद्युत परियोजना तैयार की गई। और केवल एक ही नहीं, इस तरह की ना जाने कितनी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के अंदर संचालित हैं। और आज का उमा भारती का एक ताजा बयान आपको अगर याद हो, आज ही उमा भारती ने एक बयान दिया कि जब मैं जल संसाधन मंत्री थी तब उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं का मैंने पुरजोर विरोध किया था। बावजूद इसके अगर जल विद्युत परियोजनाएं आज चल रही हैं तो सबसे बड़ी बात यह, देखिए इसमें भी कोई शक नहीं है कि देश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। लेकिन बिजली जो इसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारे ऐसे कोल एनर्जी, बहुत सारे ऐसे जो है दूसरे उपक्रम भी हैं कि आप जिसके जरिए से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन एक राज्य में अगर एक तरफा आप इतना ज्यादा लोड डालेंगे तो आखिर यहाँ की नदियां कैसे सह पाएंगी। आपको मैंने अभी पीछे तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन होने के पीछे वजह क्या है? जो बड़े बड़े पेड़ थे जो इस पूरे उसमें मिट्टी को कटान को रोकने का काम करते थे, आपने विकास के नाम पे अंधाधुंध उनकी कटान कर डाली। तो जब आप उनकी कटान करेंगे तो फिर मिट्टी की कटान को कैसे रोकेंगे? बेहद संभव। ब्रजेश, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। सुमित सैनी हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। सुमित, देखिए लगातार, क्योंकि आप हरिद्वार से हमारे साथ बने, माफ कीजिएगा सुमित, आपने वहां पे डीएम से भी बातचीत की होगी। फिर वापस आना चाहूंगी क्योंकि कुंभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रयागराज के बाद। जिस तरीके से प्रयागराज में एक उदाहरण बना करके पेश किया गया था कि इतना व्याख्या हुई थी कुंभ की, इतना बड़ा कुंभ हुआ था, और उसी के मद्देनजर उत्तराखंड में भी लगातार उसी को लेकर के भी ये बातें चल रही थी कि उसी के स्तर पे किया जाएगा। अब जो आपकी डीएम से वहां पे बातचीत हुई होगी, क्या कुछ निकल करके सामने आया? तो यहीं सुमित से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दोनों हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित सैनी और फहीम तन्हा। वापस ब्रजेश के पास जाऊंगी मैं। जी ब्रजेश, अपनी बात पूरी करें, आप कुछ कह रहे थे। जी बोले ब्रजेश। और ब्रजेश से भी हम देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देवभूमि यूं ही नहीं कही जाती उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवताओं ने या ईश्वर ने वो ईश्वरीय शक्तियां दी हैं। वो प्रकृति के रूप में हमें वो जो है एक तरह से प्रकृति की नेमत है, ईश्वर की नेमत है। ये जो प्राकृतिक आप यहाँ पहाड़ देखते हैं, यहाँ सदा नीरा नदियां देखते हैं कल कल करती हुई, आप अमृतमयी जो रूपी नदियां हैं, आप जब इनके स्वरूप को देखते हैं तो आप सोचिए कि ईश्वर ने अगर उत्तराखंड को वो देवत्व के रूप में ये प्राकृतिक संपत्तियां दी हैं तो क्यों दी हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं करेंगे तो लगातार रौद्र रूप दिखाएगी। बिल्कुल 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 ब्रजेश, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और जानकारी दे रही हूँ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने का मामला है। यूपी कैडर की आईपीएस और आईजी आईटीबीपी अपर्णा कुमार ने इसका मोर्चा संभाल लिया है। आईजी आईटीबीपी अपर्णा कुमार के नेतृत्व में चल रहा है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। कल रात आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और राहत बचाव कार्य को लेकर के अपर्णा कुमार ने इसकी जानकारी दी है कि बड़ी टनल को 70 से ज्यादा मीटर तक को, यानी कि उसमें से मिट्टी निकाली जा चुकी है, जो मलबा है उसको हटाया जा चुका है। टनल में लगभग 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। जेसीबी से मलबा निकाला जा रहा है। 153 लोग अभी भी लापता है। तो ये जानकारी दी। आपको बता दें कि अपर्णा कुमार जो वहां पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, मुखिया है, और इस पूरे जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको संचालित कर रही हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। तो
तो लगातार देखिए जिस तरीके से जानकारियां आ रही हैं, और ये तस्वीर देखिए, ये वो टनल है जो ये टनल विकास के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन अब ये मौत की टनल बन गई, यानी कि मौत की सुरंग बन गई, जहां पर जो बेचारे कर्मचारी थे, काम कर रहे थे, और एकाएक जो हादसा हुआ वो उससे बच भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए कि हुआ तो हुआ क्या। और आपको बता दें इसी से जुड़ी एक और खबर कि लखीमपुर से कई जो ऐसे वहां पर कर्मचारी थे, जो लखीमपुर उत्तर प्रदेश में लगता है एक जिला लखीमपुर, वहां के लोग थे जो फंसे हुए हैं और उनके परिजन बेहद परेशान है। वापस ब्रजेश आपके पास आना चाहूंगी। हम लोग बात कर रहे थे, जो चर्चा हम कर रहे थे वो यही कि जो हादसा हुआ, हादसा हो गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कितने अभी 100 से ज्यादा, तकरीबन 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, ये भी एक बात चल रही है। लेकिन देखिए ब्रजेश, वापस इस चीज के ऊपर चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर अब भी हम नहीं संभले, 2013 की आपदा के बाद जिसमें 5000 लोग मृत, और आज तक कई ऐसे लोग हैं जिनका नामो निशान नहीं मिला, उसके बाद वो एक जो अब रेड अलर्ट हो रहा है, वो रेड अलर्ट, उसके बाद सबको सोचना चाहिए था दिमागी तौर पर कि अलर्ट पर हो जाना चाहिए था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस हद तक खिलवाड़ करना है हमको प्रकृति के साथ, या अगर हम लोगों के विकास के बारे में भी सोच रहे हैं तो एक उसकी निर्धारित सीमा होनी चाहिए। और क्योंकि हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उसी के ही बानगी एक के बाद एक उदाहरण देखिए, एक बार फिर से केदारनाथ में जो हुआ था, उसके बाद हम में से किसी ने सोचा था कि दोबारा इस तरीके का होने के लिए ये तमाम चीजें हो रही होंगी? नहीं, इसके लिए तमाम रास्ते खोले गए होंगे कि ऐसी चीजों को रोका जाए। लेकिन एक बार फिर से ब्रजेश, देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है, पहले मैं आपको थोड़ा सा दो तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर जरा ये देखिए, ये ऑल वेदर रोड बन रहा है, और ऑल वेदर रोड के लिए पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये ऑल वेदर रोड है, यहां पर रास्ता बन रहा है। दूसरी तरफ आप ठीक मेरे दाहिनी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको अलकनंदा की तस्वीर मिलेगी। अलकनंदा का अगर पार्ट पहले देखिए कहां से था और कैसे कटान हो के यहां तक आ गया। अब सोचिए, आप एक तरफ रोड बना रहे हो और दूसरी तरफ नदी लगातार कटान कर रही है, नदी अपना विकराल रूप धारण कर रही है। कुछ दिनों बाद आपके जो विकास कार्य हैं ये भी कहीं ना कहीं खतरे में खड़े हो जाएंगे। उसके पीछे वजह यह है कि यहां पर जो बड़े पेड़ हुआ करते थे, वो बड़े पेड़ यहां से कट चुके हैं, यहां से हट चुके हैं। जो यहां पर कटान को रोकते थे, पहाड़ों में आपने पत्थरों को तोड़ तोड़ के, काट काट करके आपने रास्ते बना दिए, तो बड़े पेड़ आपके वहां से हट गए। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ वृक्षारोपण की बात होती है और दूसरी तरफ जो सैकड़ों सालों से इस प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं, वो पत्थर, वो पेड़, वो नदियां, आप उनका सबका अत्यधिक दोहन कर रहे हो। तो आखिर ये जाएगा कहां? सिर्फ यही कारण है कि कुदरत बार बार अभी भी चेतावनी दे रही है आपको, प्रकृति आपको अलर्ट कर रही है कि अभी भी जाग जाओ। आप देखिए, हिमाचल वो राज्य था, हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाएं बहुत बड़े लेवल पर शुरू हुई, लेकिन हिमाचल को जब लगा कि एक तरफ वो आपदा और वो त्रासदी आ रही, उसने अपने काम वहां पर रोक दिए। लेकिन उत्तराखंड अपनी एक तरह से स्थापना के साथ से ही लगातार रेवेन्यू के नए नए सोर्सेस जनरेट करने में लगा हुआ है। तो लेकिन रेवेन्यू के सोर्स जनरेट करने के लिए प्रकृति का ही तय कर दो, ये कहां की समझदारी है? एक ही राज्य पर, एक ही नदियों पर अगर आप इतना बोझ डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो बोझ निकलेगा, कहीं ना कहीं तो चीज निकलेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, कभी भूकंप के तौर पर, तो बिल्कुल अगर एक झोली भी होती, अगर उस झोली के अंदर आप सामान भरते जाएंगे तो भी फट जाएगी। तो और उसी का उदाहरण पेश कर रहे थे मेरे सहयोगी ब्रजेश की, अगर एक जगह के ऊपर आप लगातार प्रेशर डालते जाएंगे तो इस तरीके की आपदाएं आना बेहद स्वाभाविक है। और एक बार फिर से मैं एक फिल्म जो हाल ही में आई थी उसका जिक्र करना चाहूंगी, केदारनाथ, उसमें किस तरीके से पूरा जलजला आया और किस तरीके से पानी जो प्रलय लेकर के आया वो दिखाया गया था। तो ये बेहद जरूरी है सुनना, समझना और जानना, उस पर सोचना कि अब हमको यहां पे थमना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।